नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी है। और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। एम वेंकैया नायडू ने एनडीए और गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्ष की तरफ से भरा पर्चा। 5 अगस्त को मतदान। मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा, सदन में बोलने का मौका नहीं मिलने का आरोप। सहारनपुर हिंसा को लेकर नाराजगी। अब से थोड़ी देर बाद नागालैंड विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री रिजेत्सु हासिल करेंगे विश्वास मत। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका। अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए आर्थिक प्रतिबंध। बैलिस्टिक मिसाइल और आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप। ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। भारत का कल ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दायर नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। नामांकन का काम मंगलवार को पूरा हो गया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से एम वेंकैया नायडू और विपक्ष की ओर से गोपाल कृष्ण गांधी ने कल नामांकन दाखिल कर दिया। उपराष्ट्रपति के लिए 5 अगस्त को मतदान होना है। उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने दावेदारी पेश की। राज्यसभा के महासचिव और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर शमशेर के शरीफ को नामांकन के 4 सेट सौंपे गए। वेंकैया नायडू के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा एनडीए में शामिल दलों के नेता मौजूद थे। एम वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी का एआईएडीएमके, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल समेत कई दूसरे दलों ने भी समर्थन किया है। वेंकैया नायडू ने कहा कि पार्टी छोड़ना उनके लिए भावनात्मक लम्हा है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। So I assure the people that on being elected, I will uphold the traditions and standards set by worthy predecessors and uphold the dignity of the office of the Vice President of India. So it will be my endeavor to strengthen that parliamentary democratic system. विपक्ष की ओर से उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी भी आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत के वरिष्ठ नेताओं के अलावा 17 विपक्षी दलों के नेता भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए को समर्थन करने वाली जेडीयू और बीजेडी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन किया है। जनता और राजनीति के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनी। मैं नागरिकों की ओर से उस खाई को मिलाना चाहता हूं, उसको कम करना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 अगस्त को चुनाव होना है और उसी दिन परिणाम भी आएगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में बोलने के लिए पर्याप्त समय न मिलने से नाराज बीएसपी नेता मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मायावती ने कल राज्यसभा सभापति के दफ्तर पहुंचकर 3 पेज का अपना इस्तीफा दाखिल किया। हालांकि वहां मौजूद कांग्रेस और बीएसपी सांसदों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मायावती फैसले पर कायम रहीं। मायावती का मौजूदा कार्यकाल अप्रैल 2018 में खत्म होना था। इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ। इससे पहले मायावती ने सदन में आरोप लगाया कि उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सदन में सहारनपुर हिंसा को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में बार बार गतिरोध हुआ। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीएसपी नेता मायावती ने सहारनपुर में हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर घटना केंद्र की साजिश थी, तो इस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया। उपसभापति ने मायावती से नियमानुसार चर्चा के लिए कहा। इसके बाद मायावती नाराज होकर सदन से चली गईं। मायावती ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion. What more you want? में रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मायावती दलितों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। अपने समाज की बात कर रही थी, ना तो जो है वो दलित समाज की बात कर रही थी, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात कर रही थी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसकी भीख और उसकी हताशा और निराशा थी। इस बीच कांग्रेस के सदस्य भी सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। किसानों की समस्याएं हल करने के लिए, प्रोटेक्ट दलित और माइनॉरिटीज को, अकलियत को प्रोटेक्ट करने के लिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। आई एम सॉरी, वी एज अपोजिशन आर गोइंग टू वॉक आउट। इसके बाद सरकार ने कहा कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा को राजी है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। यहाँ पर बहन जी मायावती जो ने बात कही वो गंभीर बात है देश के लिए। दलितों के ऊपर अत्याचार और साथ ही साथ हमारे अन्नदाता, हमारे किसान अन्नदाता को आत्महत्या की तरफ धकेल रही है ये सरकार। विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, इसके बाद 2 बजे, फिर 3 बजे और इसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बीएसपी प्रमुख मायावती के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने मायावती के राज्यसभा से इस्तीफे का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्हें आरजेडी के कोटे से राज्यसभा भेजने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मायावती चाहेंगी तो आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। लालू यादव ने कहा कि हम मायावती के साथ हैं, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में आरजेडी के 80 विधायक हैं। मायावती का राज्यसभा में मौजूदा कार्यकाल अगले साल अप्रैल में खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनकी पार्टी के फिलहाल 18 विधायक हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद नतीजों का इंतजार है। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह ने। राज्यपाल बनने के बाद में मैं बिहार में बार बार कहता था सबको कि यद्यपि मेरी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन आज मैं दलगत राजनीति से ऊपर हूँ। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जनता दल हो या आरजेडी हो, सब दल मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे लिए हर कोई बराबर है। और मैं सबको कहता था कि राजभवन आपका राजभवन है, बिहार के हर नागरिक का राजभवन है। और यहाँ पर कोई भी यदि आपको न्याय पाने के लिए यदि आपको कठिनाई आती है तो राजभवन का दरवाज़ा आप सबके लिए खुला है। और यही चीज़ मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद में, अभी तो परिणाम आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर भी यदि ईश्वर की कृपा से और देशवासियों के आशीर्वाद से यदि मैं पहुँचता हूँ तो मेरे लिए हर देशवासी के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खुले रहेंगे। हर नागरिक को अपना कर्तव्य समझ करके अपना स्व अर्थ या जिसको हम कहें स्वार्थ से ऊपर उठ करके यदि राष्ट्र हित सर्वोपर रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम शायद इन देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के हम बहुत तीव्रता के साथ में समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने कल कार्यभार संभाल लिया। इसी तरह शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है।
सूचना, प्रसारण और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा पहले एम वेंकैया नायडू के पास था। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विदेश सचिव एस जयशंकर कल संसदीय समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति को भूटान के साथ त्रिकोणीय स्थल पर चीन और भारत के बीच गतिरोध से जुड़ी तमाम जानकारी दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली इस समिति में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सदस्य हैं। विदेश सचिव ने समिति को हाल के डोकाला विवाद के बारे में चीन के रुख के बारे में बताया। सिक्किम के डोकाला इलाके में सड़क निर्माण करने को लेकर बीते 3 हफ्ते से तनाव बना हुआ है। पिछले हफ्ते सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्ष को जानकारी देने के लिए बैठक भी बुलाई थी। ऑस्ट्रेलिया भारत और चीन के बीच तनाव नहीं चाहता। उसका कहना है कि सीमा विवाद का निपटारा संबंधित देशों के बीच ही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन की तरफ से हो रहे निर्माण कार्यों पर विरोध भी जताया। 2 दिन के भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कल प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्किम के डोकाला में भारत चीन सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की बात कही है। भारत यात्रा पर आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने का स्वागत किया। जूली बिशप ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच तनाव गहराए। The greatest hope for peace and prosperity in the Indo-Pacific lies in all nations respecting and contributing to international law, to protect national sovereignty and strengthen the norms that guide relations between countries. इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बैठक में उन्होंने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा सहभागी देश बना रहेगा। बैठक में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश समेत कई अहम मसलों पर भी चर्चा हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम टापू के निर्माण और सैन्यकरण के विरोध में है। भारत संसाधन समृद्ध इस क्षेत्र की स्वतंत्रता के साथ साथ किसी भी विवाद का समाधान समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के तहत चाहता है। कई देशों के विरोध के बावजूद चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम टापू का निर्माण किया है। इस टापू पर सेना के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जा रहा है। चीन की इस कार्रवाई का इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस भी विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागालैंड में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल पीबी आचार्य ने विधानसभा अध्यक्ष को आज विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री शिरोजले लिजेत्सु को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है। कल मुख्यमंत्री शिरोजले की राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने की याचिका को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इसे राज्यपाल के विवेकाधिकार का मामला बताया। इस बीच एनपीएफ ने व्हिप जारी करके सभी पार्टी विधायकों को मुख्यमंत्री शिरोजले लिजेत्सु के पक्ष में वोट करने का निर्देश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री टीआर ज़िलियांग की तरफ से बहुमत के दावे के बाद राज्य में सियासी संकट खड़ा हो गया था। राज्यपाल पीबी आचार्य ने मुख्यमंत्री लिजेत्सु से आपात सत्र बुलाकर 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए कहा था। पटना में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम चरम पर है। बैठक के इतर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मौके पर तेज प्रताप यादव और अशोक चौधरी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में किसी भी तरह की दरार को खारिज किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल जंतर मंतर पर जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के अलावा दिल्ली के व्यापारी समुदाय के लोग शामिल हुए। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस जब जीएसटी लागू कर रही थी उस समय बीजेपी ने विरोध किया था। कांग्रेस के जीएसटी में और मौजूदा समय के जीएसटी में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।
बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और अब मिरिक। गोरखालैंड आंदोलन की आग ने पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग को पूरी तरह से अशांत किया हुआ है। कल मिरिक इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। इस दौरान पथराव और आगजनी भी की गई। गोरखालैंड की मांग कर रहे राजनीतिक दलों ने अनिश्चितकालीन बंद को जारी रखने का फैसला किया है। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तनाव अब भी जारी है। मंगलवार को यहां अनिश्चितकालीन बंद के 34वें दिन भी आम जनजीवन बाधित रहा। ताज़ा हिंसा कल रात मिरिक इलाके में हुई। प्रदर्शन के दौरान गोरखालैंड समर्थक पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 पुलिस वाहनों और एक पुलिस चौकी में आगजनी भी की। दरअसल सोमवार रात आशीष तमांग नाम के प्रदर्शनकारी की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। उसी के शव को लेकर आंदोलनकारी कल इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। It's straight we can say that it's a conspiracy from the Bengal government because they don't have the right to shoot the innocent people like that. They are shooting without the permission because they have to give the warning. First of all, they have to give the warning, and they cannot shoot like that the innocent people. If these things happen, we are not going to leave anyone. शुरुआत में सब कुछ शांति से चला, लेकिन बाद में प्रदर्शन के दौरान हिंसा शुरू हो गई। गोरखालैंड समर्थकों ने पुलिस बल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और पेट्रोल बम से हमला किया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। How much West Bengal government can kill, they can kill us. But we are not going back for the demand of Gorkhaland. It's been more than 110 years we have been demanding the Gorkhaland state. This is the police atrocity so far we are facing at Darjeeling. इस बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे स्थानीय दलों की समन्वय समिति ने कल बैठक की। हड़ताल को जारी रखने का फैसला लिया गया। साथ ही समिति एक बार फिर से 1 अगस्त को स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली में बैठक करेगी। समिति की ये 7वीं बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग बंद के चलते सिक्किम में भी असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने सिक्किम में पंजीकृत ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर सिलीगुड़ी से सिक्किम तक सुरक्षा मुहैया करानी शुरू कर दी है। ये इकलौती सड़क है जो पहाड़ी राज्य को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है। पुलिस सुरक्षा के बीच मंगलवार दोपहर तक सामान से लदे 130 ट्रक सिलीगुड़ी से सिक्किम पहुंचे। इससे पहले सिक्किम के पंजीकरण वाली गाड़ियों में सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में लूटपाट और तोड़फोड़ की जा रही थी, जिसके चलते सिक्किम में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इसके चलते सिक्किम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। कल भी राजौरी और पुंछ से लगी सीमा पर रिहायशी इलाकों और चौकियों में भारी गोलीबारी की गई। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। वहीं गुरेज सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान एक घुसपैठिया भी मारा गया। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन राजौरी और पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान सेना ने गोलीबारी की। बालकोट और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने रिहायशी और सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। गोलीबारी के चलते एक स्कूल में फंसे छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस बीच सोमवार को पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान लगातार हमारे सिविल एरिया के ऊपर हमारे को ऊपर फायरिंग कर रहा है और उसको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है। हमारी तरफ से भी बड़े जोर शोर से और कई गुना ताकत से उसको जवाब दिया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को उरी सेक्टर का दौरा किया और व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। संघर्ष विराम के उल्लंघन के चलते उरी सीमा पर दोनों ओर से व्यापार ठप है। मुझे लगता है कि ये जो आजकल जो हम आपस में हमारा तनाव चल रहा है ये खत्म होना चाहिए और दोनों मुल्कों को आपस में सुलह करनी चाहिए और जो हमारे नए रास्ते हैं हमें आपस में मिल बैठ के उन रास्तों को खोलने की बात करनी चाहिए। बांदीपुर के गुरेज सेक्टर में सेना ने एक बार फिर आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उधर अनंतनाग में सोमवार रात एनकाउंटर में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। सुनने में आ रहा है पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि जो अमरनाथ यात्रा पे अटैक हुआ था उसमें इन टेररिस्ट का भी हाथ था और बाकी आई थिंक पुलिस विल बी एबल टू ascertain दिस बेटर। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद से सेना ने इलाके पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, आज से 9 जजों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई शुरू करेगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर वाली बेंच ने मामले को 9 जजों की संविधान पीठ को सौंपने का आदेश दिया था। आधार को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये फैसला आया। इनमें आरोप लगाया है कि आधार योजना निजता के मौलिक अधिकार में खलल डालती है। 9 जजों की संविधान पीठ पूर्व में दिए गए 2 फैसलों की समीक्षा करेगी। 1960 में आए खड़क सिंह वाले मामले में 6 जजों की पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना था। 1950 में आए MP शर्मा वाले मामले में भी यही फैसला दिया गया था। सरकार ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की अपील पर मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट रद्द किया। कथित फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जांच में सहयोग के लिए NIA 3 बार जाकिर नाइक को नोटिस दे चुकी है। बावजूद इसके वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। राजस्थान सरकार ने गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर और उससे जुड़े प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत के मामले में CBI जांच की सिफारिश की है। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आनंदपाल समर्थकों से कल मुलाकात करने के बाद उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद समर्थकों ने 22 जुलाई को प्रस्तावित राज्यव्यापी रैली टाल दी है। 12 जुलाई को हुई ऐसी ही एक रैली में झड़प के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गैंगस्टर आनंदपाल 24 जून को चूरू जिले में पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। उसकी मौत के बाद से ही उसके समर्थक CBI जांच की मांग कर रहे थे। और अब बात मौसम की। देश भर में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में कल 12 और लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ और भूस्खलन नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का विशेष कार्यक्रम शुरू करने की अपील की है। इस बीच केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ित अरुणाचल प्रदेश के लिए 103 करोड़ रुपए और नागालैंड के लिए 28 करोड़ रुपए मदद को मंजूरी दे दी है। ओडिशा में कुछ सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात में भी कल भारी बारिश हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 14 पहुंच गया। ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद प्रीत कौर गिल को संसद की एक प्रभावशाली सर्वदलीय समिति में निर्वाचित किया गया है। 8 जून को हुए मध्यावधि चुनाव में लेबर पार्टी के टिकट पर एस्बेस्टन सीट से जीतने वाली प्रीत कौर को संसद के गृह मामलों की प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया है। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। मिसाइल कार्यक्रम को आतंकी समूहों की मदद के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने प्रतिबंधों में 18 व्यक्तियों या संस्थाओं पर भी निशाना साधा है। इन्हें ईरान के गैर परमाणु कार्यक्रम या रिपब्लिकन गार्ड का समर्थक समझा जाता है। इससे पहले सोमवार को अमेरिका ने कहा था कि ईरान 2 साल पहले अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतों के साथ किए गए ऐतिहासिक परमाणु करार का अनुपालन कर रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान के साथ समझौता और अन्य प्रतिबंध संबंधी राहत अभी जारी रखेगा। अमेरिका की तरफ से नए प्रतिबंधों को लेकर ईरान ने भी प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कार्रवाई की है। ईरान में अपने यहाँ उन अमेरिकी नागरिकों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है जो ईरानी नागरिकों या इलाके के मुस्लिम लोगों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं।
वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव करने की ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ये बात टाटा समूह की तरफ से आयोजित अवार्ड समारोह में कही। उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को आईमा JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा। चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। कॉर्पोरेट की दुनिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित लोगों को हर साल लीडरशिप अवार्ड दिया जाता है। इस मौके पर कई गणमान्य कॉर्पोरेट लीडर मौजूद थे। Is a genuine need for change in the internal environment of Indian firms that can foster competitive thinking and behavior. These inherent weaknesses of our corporates are compounded by the slow international growth over the last few years and the so-called debt addiction of our firms. और अब बात खेलों की। ब्रिस्टल में खेले गए रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड की ओर से टेलर ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डुप्रीज ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का कल ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को भरत अरुण को टीम इंडिया का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। भरत अरुण रवि शास्त्री के 2014 से 2016 के टीम निदेशक के कार्यकाल के दौरान भी भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे। भरत अरुण अगले 2 साल यानी 2019 विश्व कप तक भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे। साथ ही BCCI ने रवि शास्त्री को प्रमुख कोच, संजय बांगड़ को सहायक कोच नियुक्त किया है। और बात खास शख्सियत की। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे की आज जयंती है। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह देश भर में फैल गया। इसके बाद भारत की आज़ादी की क्रांति लगातार आगे फैलती चली गई। और अब आखिर में हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज। वेंकैया नायडू ने एनडीए और गोपाल कृष्ण गांधी ने विपक्ष की तरफ से भरा पर्चा। 5 अगस्त को मतदान। मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा, सदन में बोलने का मौका नहीं मिलने का आरोप। सहारनपुर हिंसा को लेकर नाराजगी। अब से थोड़ी देर बाद नागालैंड विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री लिजेत्सु हासिल करेंगे विश्वास मत। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका। अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए आर्थिक प्रतिबंध। बैलिस्टिक मिसाइल और आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप। ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और महिला विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। भारत का कल ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।